नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और हमारी स्पेशल वीकेंड सीरीज मूसा इंतकाम का देवता में आपका स्वागत है। मूसा एक हिब्रू पैगंबर थे जिन्होंने यहूदियों को मिस्र से आजाद करवाया था। मूसा को ही यहूदियों का प्रमुख व्यवस्थापक माना जाता है और शायद यही वजह है कि हमने अपनी वीकेंड सीरीज का नाम भी मूसा रखा है, क्योंकि मूसा ने यहूदियों को जो 10 आदेश दिए उनमें से एक था हर यहूदी की रक्षा करना। और आज की तारीख में इजरायली पीएम नेतन्याहू मूसा के उन्हीं आदेशों को पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं, पालन कर रहे हैं और मूसा के ही आदेशों पर चलते हुए इजरायल और यहूदियों के हर दुश्मन से इंतकाम ले रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस वीकेंड सीरीज के चारों चैप्टर में। इस वक्त इजरायल और मुस्लिम देशों के बीच अदावत चरम पर है। हालात जंग के मुहाने तक जा पहुंचे हैं। एक तरफ इजरायल जैसा अदना सा मुल्क है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्री, जिनका मकसद सिर्फ एक है, दुनिया के नक्शे से इजरायल का वजूद मिटाना। मगर इजरायल अपनी ताकत और जज्बे से हर मुस्लिम देश को घुटनों पर ला दे रहा है, अपने बारूदी प्रहार से धुआं धुआं कर दे रहा है। गाजा से लेकर ईरान और यहां तक कि पाकिस्तान भी इजरायल के नाम से थर थर कांप रहा है। तो चलिए मूसा वीकेंड सीरीज के पहले चैप्टर में दिखाते हैं इजरायल के इंतकाम का आगाज। तारीख 8 सितंबर 2025। रात गहराती जा रही थी, मगर इसी बीच इजरायली वायुसेना के एक सीक्रेट बेस पर अचानक हलचल तेज हो गई। आईडीएफ के जवान लड़ाकू विमानों को हैंगर से बाहर निकालने लगे। इसके बाद एयरबेस पर मौजूद 1 दर्जन से ज्यादा विमानों को हथियारों से लैस किया जाने लगा। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही एयर स्ट्रिप से लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही घंटों बाद इजराइल से करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर आईडीएफ के इन आसमानी जंगबाजों का बारूदी ट्रेलर भी दिखा। बेहद विध्वंसक और ताबड़तोड़ अंदाज में 9 सितंबर की सुबह मिडिल ईस्ट का एक मुल्क लड़ाकू विमानों की दहाड़ से थर्रा गया और उस मुल्क का नाम था कतर, जो अमेरिका का बेहद करीबी माना जाता है, जिसे मिडिल ईस्ट का नॉन नाटो मेंबर भी माना जाता है। इतना ही नहीं, यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी कतर में ही मौजूद है। बावजूद इसके नेतन्याहू के आसमानी योद्धाओं ने कतर की राजधानी दोहा में एयर स्ट्राइक की। दोहा के एक कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। इजराइल के हवाई हमले में 6 लोग मारे गए। इस हमले में आईडीएफ के 15 लड़ाकू विमान शामिल थे। दावा किया गया कि इजराइल ने हमास की लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला किया, लेकिन इजराइल यही नहीं थमा। 24 घंटे बाद इजराइल ने यमन पर भी अटैक किया। सीरिया, लेबनान और ट्यूनीशिया पर भी हमले किए। हैरानी की बात यह है कि कतर तो अमेरिका का सहयोगी है। खुद महाशक्ति अमेरिका ही कतर को सुरक्षा देता है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, रडार कतर की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके इजराइल ने कतर में खुलेआम हमला किया। वहां पर कतर के अंदर में सब एयर डिफेंस सिस्टम लगी हुई है, पूरा का पूरा, कोई भी पकड़ सकता है। मगर और इतने सारे कंट्री को क्रॉस करके कैसे आते हैं वो गॉड नोज, उनकी टैक्टिक्स कैसे। यदि हम उड़ते हैं या हमारा होता है तो हमारी कैजुअल्टी भी आती है, उनका एक कैजुअल्टी नहीं होता और वो अपने ऑपरेशंस करके वापस आ जाते हैं और पता नहीं लगता कि उनके पायलट्स किधर हैं। तो उनकी एयरफोर्स, उनकी बड़ी क्षमता है। सवाल है कि आखिर इजराइल के पास इतना जज्बा, इतना जुनून कहां से आता है? आखिर कैसे वो दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए सरहदों की बंदिशों को पार करने की हिम्मत जुटाता है? ये जानने के लिए आपको 8.5 दशक पीछे जाना होगा। तारीख 1 सितंबर 1945। दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका था।
एक तरफ जर्मनी था जिसकी अगुवाई तानाशाह हिटलर कर रहा था। हिटलर के खेमे में जापान और इटली जैसे मुल्क शामिल थे, तो वहीं दूसरा खेमा ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर था। दूसरे विश्व युद्ध में भले ही इजराइल का वजूद नक्शे पर ना हो, मगर लाखों की तादाद में यहूदी ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर का साथ देते हुए हिटलर के खिलाफ जंग में उतरे। पूरी जान लगाकर यहूदियों ने नाजियों का सामना किया, सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और वो मकसद था हिटलर से इंतकाम। दरअसल साल 1933 से 1945 के बीच हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया। होलोकॉस्ट के जरिए करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा। उस दौरान यूरोप में हर 10 में से 7 यहूदी का कत्ल किया गया था। ऐसे में अस्तित्व बचाने के लिए यहूदी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए और ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर के साथ मिलकर हिटलर को शिकस्त दी। सशक्त और बैटल टेस्टेड, इसको कहते हैं बैटल इनॉकुलेटेड, डे पे डे उनका बैटल इनॉकुलेशन एंड रूथलेसली हो जाते हैं। वो कहीं चीज को कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, उसको फिनिश करते हैं चाहे कितना भी समय लग जाए। हिटलर की क्रूरता ने यहूदियों को अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि हॉलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाती। क्योंकि हिटलर ने जिन 60 लाख यहूदियों की हत्या की, उनमें 15 लाख तो सिर्फ मासूम बच्चे थे जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप में बेरहमी से मारा जाता था। करीब 6 सालों तक तो हर रोज 4700 लाशों को जलाया जाता था। बस इसी इंतकाम में हर यहूदी सुलग रहा था। लिहाजा जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ यहूदियों को लड़ने का मौका मिला, तो उन्होंने खुद को जंग में झोंक दिया और हिटलर की शिकस्त के साथ ही अपना बदला पूरा किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो यहूदी दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे थे, वो फिर नए तेवर और जज्बे के साथ फिर से वजूद में आए। और इसी के चंद सालों बाद, यानी 14 मई 1948 को इजराइल दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। कहते हैं हालात इंसान के जीने का तरीका तय करते हैं, और जब हालात हमेशा ही खतरनाक और जानलेवा हों, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होता है, खुद को बचाने के लिए दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया। और कुछ ऐसा ही हुआ है इजराइल के साथ भी। पिछले 200 साल से यहूदी लगातार अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ते आए हैं, और आज की तारीख में यहूदियों की आबादी वाला इकलौता देश इजराइल इतना मजबूत और खतरनाक हो चुका है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देश मिलकर भी 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो वीकेंड सीरीज के दूसरे चैप्टर में आज हम आपको वो तमाम वजह बताएंगे जिसने इजराइल को दुनिया का सबसे बड़ा जंगबाज बना दिया है। उन्नीसवीं सदी में जायोनिस्ट मूवमेंट चरम पर था। इस मूवमेंट के जरिए यहूदी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। यहूदियों ने फिलिस्तीन को अपनी मातृभूमि बताते हुए वहां बसने की मांग की, और ब्रिटेन ने युद्ध में यहूदियों का साथ हासिल करने के लिए उनकी मांग को पूरा करने का वादा भी कर दिया। तारीख 2 नवंबर 1917, बाल्फोर एग्रीमेंट। यही वो तारीख थी जब ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर ने यहूदियों के संगठन को एक लेटर भेजा, जिसमें वादा किया गया था कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश बनाए जाने के पक्ष में है। ब्रिटेन ने युद्ध जीतने के लिए वादे तो किए, मगर यह साफ नहीं था कि उन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा। एलाइड नेशंस नवंबर 1918 में जीत भी गए, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद व्यवस्था को बनाने में कई साल लग गए। तारीख 24 जुलाई 1923, लॉजेन संधि। युद्ध जीतने के 5 साल बाद आखिरकार 24 जुलाई 1923 को एक समझौता हुआ। स्विट्जरलैंड के शहर लॉजेन में तुर्की और सभी एलाइड देशों की बैठक हुई, जिनमें ब्रिटेन,
फ्रांस, इटली, जापान, रोमानिया, सर्बिया और यूगोस्लाविया शामिल थे। लॉजेन में हुए संधि समझौते ने आज के मिडिल ईस्ट के मैप की नींव रखी। हालांकि 100 साल पहले हुए समझौते में कई जमीनी विवादों और मतभेदों को नजरअंदाज किया गया था। यही वजह है कि आज से करीब 100 साल पहले यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने का जो फैसला ब्रिटेन ने किया, वो आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के लिए तनाव की बड़ी वजह बन चुका है। और अस्तित्व में आने के बाद से इजराइल लगातार अपना वजूद बचाने की जो लड़ाई लड़ रहा है, उसने इस छोटे से देश को दुनिया का सबसे बड़ा जंगबाज बना दिया है। इजराइल की जो फौज है एक प्रूवन फौज है, और वो पूरे वेस्ट एशिया में, यदि आप देखते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, सबसे ताकतवर मानी जाने वाली फौज है। और वो ऐसी फौज का आकलन ऐसे नहीं होता उसकी नफरी से या कितने लोग हैं कैसे हैं, उनका आकलन होता है बैटलफील्ड में, उनकी रिजल्ट में, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर में। वो लगातार 1948 से युद्ध में ही रहे हैं। पिछले एक सदी से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा इजराइल आज ग्रेटर इजराइल के टारगेट को अमल में लाने का ऐलान कर चुका है। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल का ख्वाब और एक के बाद एक मुस्लिम देशों पर इजरायली हमले ने साबित कर दिया है कि वो तेजी से अपने ग्रेटर इजराइल के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल ने 8 सितंबर से 10 सितंबर की तारीखों में 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया। इजराइल ने 72 घंटे में गाजा यानी फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया पर हमला करके मुस्लिम देशों को सख्ते में डाल दिया। इजराइल की हिम्मत और ताकत के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क भी सजदा करने को मजबूर है। 100 साल पहले जो यहूदी वजूद में आने के लिए ताकतवर मुल्कों का साथ दे रहे थे, उनके लिए जंग जीत रहे थे, आज वही यहूदी मुल्क की शक्ल में दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। इजराइल के गोदाम में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला करना किसी भी मुस्लिम देश के लिए लगभग नामुमकिन है। अमेरिका की मदद से लैस इजराइल के एडवांस और घातक हथियार लगातार अपने दुश्मनों पर कहर बरपा रहे हैं। F-35I अदीर स्टील्थ फाइटर जेट, GBU-39B स्मॉल डायमीर बम, जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, हेरॉन TP अनमैन्ड ड्रोन, 1350 के आसपास उनके पास टैंक है। बख्तर-1 गाड़ियाँ तो 45,000 बख्तर-1 गाड़ियाँ हैं के आसपास, उससे थोड़ी नीचे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम उनका माना हुआ है। उनके पास आयरन ड्रोम है, छोटे हथियारों को रोकने के लिए जो मारते हैं उन लोग। उसके बाद उनके पास डेविड स्लिंग है जो मीडियम रेंज के लिए, और उनके पास जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल को मारने के लिए एरो 2 और 3 का जो है। इसके अलावा थर्ड बैटरी उन्होंने अमेरिका से लेते हैं, वो उसके अलावा बाद पैट्रियट मिसाइल। तो डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी इतने छोटे से जगह में इतनी ज़्यादा है। अब तो उन्होंने लेज़र भी बना ली है। इजरायली हथियारों का ये वो पंच है जो दुश्मन की सूरत बिगाड़ने के लिए काफ़ी है, और इन्हीं हथियारों की ताकत से इजराइल एक के बाद एक ऑपरेशंस को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है। इजराइल के पास जितने खतरनाक हथियार हैं, उससे ज्यादा तेज तर्रार और चालाक है इजराइल की फौज और सीक्रेट एजेंसी। इजराइल की 2 आंखें कही जाने वाली शिन बेट और मोसाद को चकमा देना नामुमकिन है। एक तरफ इजराइल के अंदर जहां शिन बेट है, वहीं इजराइल के बाहर मोसाद, जिन्होंने अपने दुश्मनों को चुन चुनकर साफ करने का बीड़ा उठा रखा है। इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार, मोहम्मद सिनवार, हुसैन सलामी, रजी मूसवी, ये वो चंद चेहरे हैं जिनका मोसाद ने पीछा किया और वक्त मिलते ही इन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा यमन, लेबनान, कतर में मोसाद के ऑपरेशंस ने दुश्मनों में ऐसा हड़कंप मचाया है कि दुनिया के इस्लामिक ताकतों को मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ रहा है। हमें ये समझना है कि मोसाद और सिनबेट क्या है। मोसाद मोटे तौर पे
और समझना है तो वो विदेश के लिए जितने भी इंटेलिजेंस जुटाना है, चाहे ईरान के बारे में, इराक के बारे में, हूती के बारे में, लेबनान के बारे में, अमेरिका के बारे में, और कितने लोग हैं इसका कोई पता नहीं। दूसरा सिंडबेट जो है वो इजराइल के अंदर की जो इंफॉर्मेशंस होती है, इंटेलिजेंस होती है उसको, और दोनों मिलके बड़े अच्छे से काम करते हैं। वो किस तरह मिलते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे एक्सचेंज होता है, ये उनका एब्सोल्युटली टॉप सीक्रेट है। बेशक दुनिया के लिए एडवांस हथियार और मोसाद इजराइल की ताकत हो, लेकिन असल में इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य, जो सालों से उसे जंग के मैदान पर जीत दिलाता आ रहा है। आज के हालातों को देखकर 58 साल पहले मिडिल ईस्ट में हुई वो लड़ाई याद आती है, जब अकेली इजरायली सेना ने 6 अरब देशों को 6 दिन में नाको चने चबवा दिए थे। सिक्स डे वॉर के नाम से मशहूर इस जंग की नींव 1948 में ही रख दी गई थी, जब इजराइल दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया ही था। अरब देशों को यह बात मंजूर नहीं थी कि एक और देश बने। बस फिर क्या था, 6 देशों ने एक अकेले इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इजराइल ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों को ऐसा जवाब दिया जिसमें न सिर्फ हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, बल्कि लाखों फिलिस्तीनी बेघर भी हो गए थे। और इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट का भौगोलिक नक्शा ही बदल कर रख दिया था।